चलिए, आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो कृषि विपणन बोर्ड है, जो मंडी बोर्ड है, जिसका एग्जाम 25 फरवरी को आयोजित होना है, जिसका एग्जाम डेट आ चुका है। 2 दिनों पहले एक वीडियो बना करके मैंने कहा था कि इसका जो मंडी अधिनियम वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला जो पूरा भाग है, और मैथमेटिक्स वाला जो पूरा भाग है, पहले इस पूरे पोर्शन को आप लोग के क्लासेस के माध्यम से, फ्री क्लासेस के माध्यम से मैं रिवाइज करवाने का और कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास करूंगा करके। तो इसी कमिटमेंट की दिशा में ये मेरा पहला प्रयास है। आज ये मेरी पहली क्लास है मंडी अधिनियम वाले पोर्शन की। तो मंडी अधिनियम वाला जो पूरा भाग है उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में। क्लासेस के दौरान मेरा जो फोकस पॉइंट है वो ये है कि एग्जाम पैटर्न में मैं आपको नॉलेज कम दूंगा, प्रिपरेशन ज्यादा कराऊंगा। मेरा प्रयास ये है कि एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज है, किस पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे, उस हिसाब से आपको स्टडी करना है, क्योंकि समय कम है और आने वाले लगभग 12 से 15 दिन में ये अधिनियम वाला पूरा पोर्शन मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। डेली एक एक 1.5 घंटे की मेरी क्लासेस होगी और क्लास को अभी लाइव अवेलेबल ना कराते हुए मैं रिकॉर्डेड मोड पर अवेलेबल कराऊंगा। तो डेली एक क्लास मेरी रोज अपलोड होगी सुबह 8 बजे। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं आप, और क्लास अपलोड होने के बाद आप किसी भी टाइम पे उसको वॉच कर सकते हैं, कितने भी टाइम पे वॉच कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस, कोई एडमिशन फीस भी नहीं है। जो भी मैं क्लास लूंगा उस क्लास का जो पीडीएफ नोट्स है वो द सीजीपीएससी कोच टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं रोज भेज दिया करूंगा। तो वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत जरूरी जानकारी ये है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि हमारा जो द सीजीपीएससी कोच मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें फिलहाल सीजी व्यापम है, सीजीपीएससी प्री का आगामी बैच है, एसीएफ रेंजर है, आगामी शिक्षक भर्ती बैच है, सहायक शिक्षक वाला जो बैच है। ठीक है, तो जितने भी अपकमिंग न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट होने वाली है, ये सभी ऑनलाइन कोर्सेस में फिलहाल हम सिर्फ 99 रुपीज के चार्जेस में एडमिशन दे रहे हैं। और जो प्रीवियस कोर्स हमने कंप्लीट कराया है वो कंटेंट हमने इस कोर्स में रिकॉर्डेड मोड पर भी अवेलेबल करा दिया है। तो आप सभी अभी से ज्वाइन कर लें इन क्लासेस को। बाद में फीस इंक्रीज होगी तो आपको ज्यादा चार्जेस लगेगी। ठीक है, तो फी बहुत कम है, 99 रुपीज जस्ट फीस है। इसके अलावा कोई फीस या बाद में कोई फीस नहीं लगेगी, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ कोर्स है। ठीक है, तो उसका फायदा जरूर उठाएं और अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको भी इस बारे में जानकारी दें। और टेस्ट सीरीज भी उसमें अवेलेबल है। तो मेरा सजेशन होगा कि जिस जिस एग्जाम को आप आगे जाकर के फोकस करने वाले हो उन एग्जाम के कोर्सेज को वहां पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अभी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी फी कम है। चलिए क्लास पे आते हैं। तो मंडी कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 1972 के ऊपर आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा जो पहला पोर्शन है, इसमें जो अध्याय और धाराएं हैं उनके विषय के ऊपर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे? अभी देखिए, जैसा हमने सिलेबस को देखा है, जैसा एग्जाम के नोटिफिकेशन में बताया हुआ है, होना यह है क्लास बहुत आराम से चलेगी, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। आपके 33 अंक के 33 प्रश्न इस भाग से पूछे जाने हैं, मतलब इसका वेटेज काफी ज्यादा है। और आपको मैं अनुभव वाली एक जबरदस्त बात बता रहा हूं, जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी करके जाएगा ना, उसका ये 33 में से पूरा का पूरा 33 प्रश्न बन जाएगा। बात सिर्फ क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की है, उससे ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए, किस तरह से प्रश्न होंगे तो अब देखिएगा। इस अधिनियम में, देखिए इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय हैं। इस अधिनियम में अध्याय की संख्या कितनी है? इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय हैं। और धाराओं की संख्या कितनी है? तो कुल 82 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? कुल 82 धाराएं हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय हैं और कुल 82 धाराएं हैं। तो ये मान के चलिए कि कम से कम 2 से 3 प्रश्न यहां पर आपके कैसे बनेंगे? अध्याय के नाम पर। किस पर? अध्याय के नाम पर। प्रश्न 2 प्रकार से हो सकते हैं। सीधे सीधे पूछ दिया जाएगा कि अध्याय 4 का विषय क्या है। तो अध्याय 4 में क्या बताया गया है, ये आपको 4 में से एक आंसर चूज करके बताना होगा। या तो फिर मैच द कॉलम की तरफ होगा, एक तरफ आएगा आपका विषय और दूसरी तरफ होगा आपका अध्याय का क्रम, या अध्याय 1 2 3 4।
तो आपको मैच द कॉलम करके बताना होगा फाइनल आंसर में कि अध्याय 1 का विषय क्या है, 2 का विषय क्या है, 3 का विषय क्या है, इस प्रकार से। ठीक है, तो तैयारी की दिशा में सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, तो आपको हर हाल में इस 14 अध्याय का नाम मतलब कि इसका विषय याद करना है। ठीक, दूसरा स्टेज क्या होगा ये मैंने आपको बताया, पहला स्टेज। अभी हम खुद डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, पर ध्यान रखिएगा सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, सिलेक्शन सही तरह से पढ़ने से होता है। ये बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला स्टेज हुआ। इसी में दूसरे लेवल पर मैं बात करूं, इसी में दूसरे लेवल पर मैं बात करूं तो देखिएगा अब किस अध्याय में कितनी धाराएं हैं ये आपको याद करना है। पहले आप क्या करोगे, हर अध्याय का विषय याद करोगे। ठीक, दूसरे स्टेज में आप क्या याद करोगे, कौन से अध्याय में कितनी धाराएं हैं। जैसे अध्याय 1 में धारा क्रमांक 1 और 2 है, तो अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं, अध्याय 2 में 4 धाराएं हैं। ठीक है, तो हर अध्याय में धाराओं की संख्या, ठीक है, तो अध्याय का विषय क्या है और उस अध्याय में धाराओं की संख्या कितनी है ये याद करोगे। और तीसरे स्टेज में आपको क्या करना है, हर धारा का विषय याद करना है। जैसे एक एक अध्याय का विषय याद करेंगे ना, वैसी एक एक धारा का भी विषय याद करेंगे। तो अभी जो मेरी पहली क्लास होगी वो इन्हीं 3 स्टेज पर फोकस्ड होगी। तो पहली क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करते हुए ये प्रयास करूंगा कि हम 14 अध्याय के नाम याद कर लें, हम कौन सी अध्याय में कितनी धाराएं हैं ये याद कर लें, और कौन कौन सी धाराओं का कौन कौन सा विषय है, और उन 82 विषय में भी कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिनका विषय तो बिल्कुल आंख बंद करके याद होना चाहिए। इस पे हम बात करेंगे। फिर आगे की क्लासेस में एक एक अध्याय को विस्तार से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करते हुए आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि प्रश्न किस तरह से बनते हैं और किस तरह से उसके सही उत्तर का चयन आप कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिएगा अध्याय 1 का विषय क्या है, तो अध्याय 1 का विषय है शब्दावली। स्क्रीन पे नोट्स आपके सामने हैं। अध्याय 1 का विषय क्या है, शब्दावली। बेहतर होगा कि आप सभी मेरे साथ थोड़ा कमेंट करते हुए चलें। अध्याय 1 का विषय क्या है, शब्दावली। ठीक है, तो अध्याय 1 का विषय क्या है, शब्दावली। और अध्याय 1 में कुल 2 धाराएं हैं। अध्याय 1 में कुल 2 धाराएं हैं, जिसमें धारा क्रमांक 1 जो है, अध्याय 1 में जो धारा क्रमांक 1 है, ठीक है, आपके 82 धाराओं में से जो धारा क्रमांक 1 है उसका नाम है या विषय है संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि धारा क्रमांक 1 में इस अधिनियम का नाम क्या है बताया गया है, इस अधिनियम का विस्तार कहां तक है ये बताया गया है, और यह अधिनियम कब से प्रारंभ हुआ मतलब कब से लागू हुआ ये बताया गया है। आ रही बात समझ में? तो धारा 1 के हिसाब से हम देखें तो धारा 1 में इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 कहा जाता है। नाम क्या है इस धारा का? छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के नाम से जाना जाएगा। ये इसका संक्षिप्त नाम हुआ। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर इसका विस्तार है, ये इसका विस्तार बताया गया। तो जहां तक छत्तीसगढ़ की सीमा है वहां तक ये अधिनियम लागू होगा। छत्तीसगढ़ की सीमा के बाहर, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के बाहर ये अधिनियम लागू नहीं है, प्रवर्तित नहीं है। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे कि ये किस तारीख को प्रवृत्त होगा, ये किस तारीख को प्रवृत्त होगा, ये किस तारीख को प्रवृत्त होगा, तो जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि यह अधिनियम जो है कब से लागू हुआ है या कब से प्रवृत्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, शब्दों का अर्थ जानना सिलेक्शन के लिए बहुत आवश्यक हुआ है। तो कब से लागू या कब से प्रवृत्त हुआ है ये यदि पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रथम प्रकाशन 20 दिसंबर सन 2000 को हुआ है
और यह हमारे राज्य में 1 नवंबर 2000 से ही लागू है। जब से हमारा राज्य बना तब से ये हमारे राज्य में लागू है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। तो विधियों का अनुकूलन आदेश पारित हुआ, ठीक है, और उस आदेश के तहत ही ये 1 नवंबर 2000 से ही छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है। ठीक है, तो कब से लागू हुआ है? तो 1 नवंबर 2000 से लागू हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो अध्याय 1 का विषय क्या है? शब्दावली है अध्याय 1 का विषय, और इसमें कुल 2 धाराएं हैं। धारा क्रमांक 1 अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ, और धारा क्रमांक 2 में बताया गया है परिभाषाओं को। ठीक है, जिन महत्वपूर्ण शब्दों का इस अधिनियम में प्रयोग हुआ है तो उस शब्द से क्या समझा जाएगा, उन परिभाषाओं को अध्याय 2 में बताया गया है। आगे की क्लासेस में जब अध्याय 1 के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे तो महत्वपूर्ण परिभाषाओं के ऊपर भी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए अध्याय 2 का विषय क्या है? तो अध्याय 2 का विषय है मंडियों की स्थापना। अध्याय 2 का विषय क्या है? मंडियों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्केट। अरे बात समझ में? तो अध्याय 1 का विषय मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि सुन सुन करके आपको याद हो जाए। तो अध्याय 1 का विषय शब्दावली, अध्याय 2 जो है इसका विषय है मंडियों की स्थापना। अध्याय 2 में कुल कितनी धाराएं हैं? आप लोग भी कमेंट करके स्क्रीन को देख करके। अध्याय 2 में कुल 4 धाराएं हैं, 3, 4, 5 और 6। तो अध्याय 2 में धाराओं की संख्या कितनी है? कुल 4 धाराएं हैं। कौन कौन सी धारा? अध्याय 3, 4, 5, 6, इन 4 धाराओं से मिलकर के अध्याय 2 का निर्माण हुआ है। अध्याय 2 विषय क्या है? मंडियों की स्थापना। अब मैं आपको बहुत सामान्य अर्थों में समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मोहल्ले वाले मिलकर के गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी का दिन आने वाला है और अभी 11 दिन तक गणेश पूजा आयोजित करनी है ना भाई? तो आप क्या करोगे? तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे? स्थान का चयन करोगे, मतलब कि एक स्थान भी नहीं कहना चाहिए, सबसे पहले क्या होगा? क्षेत्र का चयन होगा, है ना भाई, कि किस एरिया में बिठाएंगे, किस क्षेत्र में। तो लगभग सभी लोग अपनी अपनी कॉलोनी में, अपने अपने घरों के आसपास या अपने घर में, तो पहले क्षेत्र का निर्धारण होता है। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने घर में बिठाऊंगा, तो आपने जो निर्णय लिया कि मैं अपने घर में मूर्ति की स्थापना करूंगा, तो वो क्षेत्र का निर्धारण हो गया। फिर आप दूसरे स्टेज में क्या करोगे? घर में, पर घर तो बहुत बड़ा है, तो घर के किस स्थान में मूर्ति बिठाऊंगा, तो क्षेत्र का निर्धारण करने के बाद आप क्या करोगे? स्थान का निर्धारण करोगे कि घर के ये वाले जगह पे इस कमरे में मूर्ति की स्थापना की जाएगी। आ रही बात समझ में? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो जिस स्थान पर मूर्ति की स्थापना होगी उस स्थान को आप एक तरह से कवर करोगे और उसकी जो भी सजावट वगैरह है वो तय करोगे, और मतलब क्या हो जाएगा? वो जो है वो पूजा स्थल कहलाने लगेगा। अरे बात समझ में? और फिर आपने जो संकल्प लिया है 11 दिन तक पूजा करने का, तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? नियम बनाएंगे, मतलब कि जैसे रोज सुबह आरती करेंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, शाम को आरती करेंगे, लड्डू चढ़ाएंगे। ये सामान्य प्रोसेस होता है, सभी चीजों में यही प्रक्रिया लागू होती है। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और यही सामान्य प्रक्रिया अध्याय 2 में लागू हुई है। और ये अध्याय 2 हमको इस बात को स्पष्ट करता है कि धारा 3, 4, 5, 6 में क्या बताया गया है। तो धारा 3 में बताया गया है विनिर्दिष्ट कृषि क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र, ठीक है, कृषि उपज के विपणन का विनियमन करने की आशय की अधिसूचना। ठीक, तो जिस क्षेत्र में यह अधिनियम लागू होगा उसको अधिसूचित करना, क्षेत्र का निर्धारण हुआ है यहां पर, ये ध्यान रखिएगा। वहां क्या होना है? तो कृषि उपज के विपणन का विनियमन, ठीक है, मतलब उनको विपणन के लिए जो भी नियम कानून बनने हैं उस क्षेत्र की अधिसूचना धारा 3 से दी गई है। ठीक है, ये धारा 3 का विषय है, समझिएगा। देखिए मंडी बोर्ड वाला जो अधिनियम है, इसका ये बनाने का मूल उद्देश्य क्या है? किसान जो है, कृषक जो है, जो उपज, जो धान या जो भी कृषि पदार्थ का उपार्जन करते हैं, वो उनकी आमदनी का साधन है, उनकी आय का जरिया है।
तो वो उनकी आय को सुनिश्चित करने के लिए जो भी उपज उन्होंने या जो भी पदार्थ उन्होंने कृषि उपज जो है उसको सही तरह से खरीदा जाए, फिर उसके बाद उसके आगे की प्रोसेसिंग जिस तरह से होनी, एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट किसानों को भी मिले और सरकार को भी मिले। ये उसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है। तो मुख्य रूप से मंडी वगैरह के माध्यम से जो कृषि फसल है उसका उपार्जन होता है, तो वही उपार्जन जो है विपणन है या विपणन करने के लिए विनियमन है। ठीक है, विनियमन का मतलब है जो भी उसके लिए नियम कानून बनेंगे, जो भी उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी, वो विनियमन है। ये आपका धारा 3 हुआ। और धारा 3 में जैसे मैंने बताया क्षेत्र निर्धारित करने के बाद स्थान में स्थापना, मतलब क्या, धारा 4 का विषय है मंडी की स्थापना। ठीक है, और जब मंडी की स्थापना करेंगे तो धारा 3 में जो अधिसूचना की बात कही गई है उस कृषि उपज के विपणन का विनियमन अपने आप इसमें समाहित हो जाएगा मंडी की जब स्थापना होगी। तो सरल शब्दों में ये ध्यान रखिएगा कि धारा 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र की अधिसूचना है, तो धारा 4 में मंडी की स्थापना है, और धारा 5 में मंडी प्रांगण तथा मूल मंडी है। ठीक है, मतलब जो मंडी प्रांगण होगा, जो क्षेत्र होगा या जो मूल मंडी होगा उसकी बात कही गई है धारा 5 में। इसको और विस्तार से अध्यायवार जब चर्चा करेंगे तो दोबारा बातचीत होगी। और धारा 6 जो है इसमें अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का नियंत्रण है। तो धारा 6 को समझने के लिए क्या करोगे, नियंत्रण शब्द को आप पकड़ोगे। तो जो एक उदाहरण मैंने अभी आपको दिया उस उदाहरण के माध्यम से इन 4 धाराओं के विषयों को सामान्य प्रक्रिया के तहत याद किया जा सकता है, ध्यान में रखा जा सकता है। इसका जरूर आप लोग ध्यान रखें। चीजें समझ में आई या नहीं आई या कोई डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे क्लियर कर दें, तो अपनी अगली क्लास में आपकी डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो धारा 2 का विषय क्या है आप सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे। धारा 2 का विषय है मंडी की स्थापना, और इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसमें कुल 4 धाराएं हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखिएगा अध्याय 3। तो अध्याय 3 में कुल 7 धाराएं हैं, धारा क्रमांक 7 से लेकर के धारा क्रमांक 14। ठीक है, चलिए समझते हैं। अध्याय 3 में धाराओं की संख्या कितनी है, तो कुल 7 धाराएं हैं, धारा क्रमांक 7 से लेकर 14। ठीक है, 7 से लेकर 14, तो 7 से लेकर 14 हम कहेंगे कुल 8 धाराएं हो जाएंगी। इसको थोड़ा क्लियर कर लें। ठीक है, कुल 8 धाराएं जो है अध्याय 3 में है। अब अध्याय 3 का विषय क्या है, तो अध्याय 3 का विषय है आपका गठन। क्या? गठन। किसका गठन? मंडी समिति का गठन। अध्याय 3 का विषय क्या है, तो मार्केट कमेटी है ना, मंडी समिति का गठन। तो जैसे अध्याय 1 का विषय कमेंट करके बताएं। अध्याय 1 में हमने क्या देखा, शब्दावली। अध्याय 1 में हमने क्या देखा, शब्दावली। अध्याय 2 में हमने क्या देखा, मंडियों की स्थापना। अध्याय 3 का विषय क्या है, मंडी समितियों का गठन। मैं बार बार कह रहा हूं अध्याय और उसका विषय बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अध्याय 3 का विषय क्या है, मंडी समितियों का गठन। मंडी समितियों का गठन, इसके अंतर्गत कुल 8 धाराएं हैं। अब इन 8 धाराओं का जो विषय है उसको आज की क्लास में हम हल्का फुल्का चर्चा करते हुए बढ़ेंगे। आगे इन्हीं विषयों के ऊपर और डिटेल डिस्कशन हमारा होना है। तो धारा क्रमांक 7 का विषय है मंडी समिति की स्थापना तथा उसका निगमन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो स्थापना हुआ वो मंडी की स्थापना की बात कही गई थी। जैसे अध्याय 2 में मंडी की स्थापना बात हुई है। अध्याय 3 का जो धारा 7 है, अध्याय 3 का जो धारा 7 है, इसमें मंडी समिति की स्थापना तथा उसका निगमन। मंडी समिति की स्थापना, ये धारा 7 का विषय है, ये ध्यान रखिएगा। मंडी समिति, मंडी की स्थापना नहीं, किसका, मंडी समिति की स्थापना धारा 7 का विषय है। धारा क्रमांक 8 में क्या बताया गया है, स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति का मंडी समिति में निहित होना। जो भी स्थानीय प्राधिकारी वगैरह होंगे मंडी समिति में, तो उनकी जो समिति है, उनकी जो संपत्ति है, तो उनकी संपत्ति का मंडी समिति में निहित होना, ये आपके धारा 8 का विषय है। धारा 9 का विषय क्या है, बोर्ड या मंडी समिति के लिए भूमि का अर्जन। तो धारा 8 को समझने के लिए या विषय याद करने के लिए क्या पकड़िए,
भूमि का अर्जन, किसके लिए? मंडी समिति के लिए या मंडी बोर्ड के लिए भूमि का अर्जन, मंडी समिति के लिए भूमि का अर्जन। धारा 9 के लिए, धारा 9 का विषय है। धारा 10 में क्या बताया गया है? तो धारा 10 में बताया गया है भार साधक अधिकारी की नियुक्ति या कार्यवाहक, इसी भार साधक को कार्यवाहक भी कहते हैं। तो भार साधक अधिकारी की नियुक्ति या कार्यवाहक अधिकारी की नियुक्ति, लेकिन कब तक? प्रथम मंडी समिति का गठन होने तक। तो जब तक प्रथम मंडी समिति का गठन नहीं होता तब तक जो भी कार्यवाहक व्यक्ति होगा, अधिकारी होगा, उसकी नियुक्ति धारा 10 के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है आने वाले, मतलब जो 33 प्रश्न आपके पूछे जाने हैं ना, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये कि प्रथम मंडी समिति का गठन होने तक भार साधक अधिकारी की नियुक्ति या कार्यवाहक अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होगा? तो ये धारा क्रमांक 10 के अंतर्गत होगा। धारा क्रमांक 10 में इस बात को बताया गया है। नियुक्ति कैसे होगी, उसके आधार क्या होंगे, इसके ऊपर आगे की क्लास में अभी हम और चर्चा करेंगे। धारा क्रमांक 11 में बताया गया है मंडी समिति का गठन। ठीक है, धारा क्रमांक 11 में क्या बताया गया? मंडी समिति का गठन। देखिएगा, यहां पर मंडी समिति की स्थापना है, यहां पर मंडी समिति का गठन है धारा क्रमांक 11 में। और उसके बाद धारा क्रमांक 11 क और 11 ख जो है ये संशोधन के माध्यम से बाद में जोड़े गए हैं। मूल अधिनियम में ये धाराएं नहीं थी। तो धारा क्रमांक 11 क और ख में क्या है ये देखिएगा। तो धारा क्रमांक क में है मंडी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन और स्थानों का आरक्षण। ठीक है, मंडी समिति कैसे बनती है इसके ऊपर आगे की क्लास में जब हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर जो भी सदस्य होंगे उनका निर्वाचन क्षेत्र वगैरह का जो विभाजन होना है और उनके लिए जो आरक्षण लागू होना है, ये जो है धारा क्रमांक 11 क में बताया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और धारा क्रमांक 11 ख में क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है मत देने के लिए और कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिए अहर्ताएं, योग्यताएं। मतलब मंडी समिति के अंतर्गत सदस्य बनने के लिए कृषकों का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा और कृषकों का प्रतिनिधि बनने की योग्यताएं आपकी क्या होगी, ये धारा क्रमांक 11 ख में बताया गया है। क्या योग्यताएं हैं इसके ऊपर आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आज की क्लास में हम मूल रूप से जो 14 अध्याय हैं और जो 82 धाराएं हैं उसके विषय को ही याद करने का प्रयास कर रहे हैं। वही आपको पहले स्टेज में करना है, पूरे 14 अध्याय का विषय याद हो और कौन से अध्याय में कितनी धाराएं हैं ये याद हो और प्रयास करना है कि हर धारा का विषय याद हो। ठीक, धारा क्रमांक 12 में क्या बताया गया है? तो जो मंडी समिति का गठन होगा धारा क्रमांक 11 के अंतर्गत, उस मंडी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार होगा, ये धारा क्रमांक 12 में बताया गया है। समझने का प्रयास करेंगे। धारा क्रमांक 12, ठीक है, मंडी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन, धारा क्रमांक 12। फिर धारा क्रमांक 12 का, अब ये 12 का है तो मतलब मूल अधिनियम में नहीं था, संशोधन से बाद में जोड़ा गया है। ठीक, क्या? अभिलेखों तथा संपत्ति का कब्जा लेना। ये क्यों जोड़ा गया इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे आगे की क्लास में। तो इस धारा 12 का विषय क्या है? अभिलेखों तथा संपत्ति का कब्जा लेना। मतलब जो व्यक्ति प्रतिनिधि है, सदस्य है मंडी समिति का, वो हमेशा रहेगा, जरूरी नहीं है। बाद में सदस्य कोई और होगा, अध्यक्ष कोई और होगा, उपाध्यक्ष कोई और होगा। तो जो भी अभिलेख हैं या जो भी मंडी समिति की जो भी संपत्ति है वो हैंडओवर होना होता है। ठीक है, तो इसको लेकर के कुछ समस्याएं पहले हुई थी, बाद में संशोधन के माध्यम से अब इसको क्लियर कर दिया गया है और इसकी एक निश्चित प्रक्रिया और नियम बना दिए गए हैं। तो ये वही धारा क्रमांक 12 का संशोधन है। फिर धारा क्रमांक 13, धारा क्रमांक 13 अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारा क्रमांक 13 से कम 2-3 प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हर हाल में आएगा धारा क्रमांक 13 से कम 3 प्रश्न की संभावना धारा क्रमांक 13 से ही बनती है। ठीक है, धारा क्रमांक 13 का विषय क्या है? तो मंडी समिति का प्रथम सम्मेलन, मंडी समिति का प्रथम सम्मेलन धारा क्रमांक 13 का विषय। फिर देखिएगा, जो मंडी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिनका निर्वाचन धारा क्रमांक 12 से हुआ था, ठीक, तो मंडी समिति के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं या जो सदस्य हैं
उनकी पदावधि या कार्य अवधि, कब तक वो अपने पद पर रहेंगे, उसकी अवधि कब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। प्रथम सम्मेलन के साथ साथ ये भी धारा 13 में बताया गया है, उनके द्वारा त्यागपत्र और उनके पद में रिक्ति किस प्रकार से होगी, वो त्याग पत्र देंगे तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, किसको देंगे, या और कौन से तरीके हैं जिससे उनका पद रिक्त हो सकता है, ये सब कुछ धारा क्रमांक 13 में बताया गया है। तो याद रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है धारा क्रमांक 13। किसी भी प्रकार से धारा क्रमांक 13 को समझने में कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की संभावना सिर्फ और सिर्फ धारा क्रमांक 13 से बनती है। धारा क्रमांक 13 का और 13 ख बाद में संशोधन से जोड़ा गया है। धारा क्रमांक 13 का, 13 ख और 13 ग। ध्यान रखिएगा, मतलब यदि बहुत कठिन प्रश्न पूछना है धारा और उसके विषय से, तो क्या होगा मालूम है, इस टाइप की 3 धाराओं को दे करके इनके विषयों को लेफ्ट राइट में लिखा रहेगा और मैच द कॉलम बोलेगा। बहुत कठिन प्रश्न पूछना है तो क्यों? क्योंकि ना इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। जो स्टूडेंट पूरी तैयारी करके जाता है वो बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ के जाता है और काफी प्रेशर भी होता है, तो ये समस्या सभी के साथ होती है, और जो स्टूडेंट इन समस्याओं को डील करना सीख लेता है उसी का सिलेक्शन होता है। बाकी पढ़ना लिखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, प्रैक्टिस का होना, रिवीजन का होना, वो तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, नो डाउट, पर डे ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा के दिन आपकी मानसिक स्थिति कैसी है और कैसे आप परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। खैर वो लेक्चर्स वाली बात है, कभी और कर लेंगे। धारा क्रमांक 13 का, 13 ख, 13 ग संशोधन से जोड़ा गया। धारा क्रमांक 13 क्या है? अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। देखो, धारा क्रमांक 13 में क्या बताया गया है? प्रथम सम्मेलन, सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल या पदावधि, फिर उनका त्यागपत्र या और किस कारण से उनका पद रिक्त हो सकता है। 13 क में क्या बताया गया है? तो अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध। इसकी प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव आएगा और कैसे पारित होगा, ये सब धारा क्रमांक 13 क में बाद में जोड़ा गया। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और धारा क्रमांक 13 ख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अवकाश या अवकाश के बिना अनुपस्थित रहने पर क्या परिणाम होगा और किस तरह से निर्णय लिए जाएंगे, ये बताया गया है। और 13 ख, नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कार्यभार सौंपने से इंकार। ठीक है, तो यदि जो पुराने अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कार्यभार सौंपने से इंकार करते हैं, तो उन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाएगा, ये धारा क्रमांक 13 ग में बताया गया है। तो निश्चित तौर पर मूल अधिनियम बनने के बाद ये समस्याएं आई, इसीलिए संशोधन के माध्यम से धारा क्रमांक 13 क, 13 क और 13 ग जो है जोड़ा गया है। तो क ख ग जो है वो बाद में जोड़ा गया है। धारा क्रमांक 14 जो है तो इसका लोप कर दिया गया है मूल अधिनियम से। तो धारा क्रमांक 14 को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई बातचीत हमारी नहीं होगी। अध्याय 3 में कुल 8 धाराएं हैं, इतना जरूर आपको ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें मैंने आपको बताई अभी तक वो आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, यदि समझ में आई हो, क्लियर हो और आपको लगता है कि हमको ये क्लास कंटिन्यू करना चाहिए, तो ये चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करके बताएं। यदि आपको समझ आने में दिक्कत हो रही हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट और आपके इन्वॉल्यूशन के ही मुताबिक आगे का रास्ता तय होगा। यदि आपको लगता है कि मेरी क्लासेस से आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है तो फिर मेहनत करना गलत है। चलिए, अध्याय 4, कुल 14 अध्याय हैं जिसके ऊपर हमको बातचीत करनी है। अब देखिएगा अध्याय 4, तो अध्याय 4 का विषय क्या है? बार बार मैं कह रहा हूं, हर अध्याय का विषय आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो अध्याय 4 का विषय क्या है? चलिए फटाफट एक काम कर दीजिए, अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 का जो विषय क्या था आप मुझे कमेंट करके अभी बताइए। अध्याय 1, 2, 3 के विषय क्या क्या है? सिर्फ अध्याय का विषय जो है मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 4, अध्याय 4 का जो विषय है, अध्याय 3 में हमने मंडी समिति के गठन की बात की थी। अब देखिएगा, इसी मंडी समिति के कामकाज का संचालन, जिस मंडी समिति का गठन अध्याय 3 में हुआ,
उस मंडी समिति के कामकाज का संचालन, उसकी शक्तियां और कर्तव्य, उसकी शक्तियां और कर्तव्य। तो अध्याय 3 आपका यदि तैयार है तो अध्याय 4 का विषय मैं समझता हूं कि तैयार हो गया। कैसे? तो अध्याय 3 में आपने देखा मंडी समिति का गठन, तो उसी मंडी समिति के कामकाज मतलब कार्य, उसकी शक्तियां और उसके कर्तव्य, ये बताया गया है अध्याय क्रमांक 4 में। क्या बताया गया है अध्याय क्रमांक 4 में? मंडी समिति के कामकाज का संचालन और उसकी शक्तियां एवं उसके कर्तव्य। ठीक है, तो धारा क्रमांक 15 से लेकर के 25 तक, धारा क्रमांक 15 से लेकर के 25 तक कुल 11 धाराएं हैं इसमें, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो धारा क्रमांक 15 से लेकर के, धारा क्रमांक 15 से लेकर 25 तक ये जो धाराएं हैं ये अध्याय 4 में बताया गया है। तो कुल 11 धाराएं हैं इसमें। तो अब देखते हैं धारा क्रमांक 15 से लेकर 25 तक अध्याय 4 का विषय है। तो धारा क्रमांक 15 में क्या बताया गया है? मंडी समिति के सम्मेलन की प्रक्रिया तथा गणपूर्ति। तो गणपूर्ति कितने में होगी और सम्मेलन की प्रक्रिया क्या होगी, ये धारा क्रमांक 15 में बताया गया। अभी देखिए अध्याय 3 में गठन हुआ है ना भाई, तो गठन के बाद अब वो अपना काम करना शुरू कर रहे हैं और काम करते करते अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे। मंडी समिति का गठन करने का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने के लिए वो कार्य करेंगे, कार्य करते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे। यही है आपका अध्याय 4 का विषय। तो उसी प्रक्रिया में अब कार्य करने के लिए अकेले तो निर्णय होगा नहीं, तो कैसे होगा? बैठक से होगा। बैठक मतलब सम्मेलन, तो सम्मेलन की प्रक्रिया क्या होगी और गणपूर्ति क्या होगी, ये धारा क्रमांक 15 का विषय है। और धारा क्रमांक 16 में बताया गया है कि जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष जो है वो मंडी समिति के सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो जो मंडी समिति का अध्यक्ष होगा, जिसका निर्वाचन धारा क्रमांक 12 के अंतर्गत हुआ है, तो वो जो अध्यक्ष है वो मंडी सम्मेलन के जो भी सम्मेलन होंगे, ठीक है, तो उन सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा अध्यक्ष, जिसका निर्वाचन धारा क्रमांक 12 के अंतर्गत हुआ। आ रही बात समझ में? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, ये रीजन है। तो ये आपका धारा क्रमांक 16 का विषय है कि मंडी सम्मेलन के सम्मेलनों की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा। और धारा क्रमांक 17 जो है, तो धारा क्रमांक 17 में बताया गया है मंडी समिति की शक्तियां तथा कर्तव्य। मंडी समिति की शक्तियां तथा कर्तव्य को धारा क्रमांक 17 में बताया गया है। ठीक है, तो कामकाज, शक्तियां और कर्तव्य, ये धारा अध्याय 4 का विषय है। तो उसी में देखिएगा 15, 16, 17 अभी हमने देखा। तो धारा क्रमांक 17 में मंडी समिति की शक्तियां तथा कर्तव्य। आपको क्या करना है, कोशिश कीजिए 1-2 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएं और एक दूसरे को अध्याय और धारा का विषय एक दूसरे को बताएं। इस तरह से प्रैक्टिस करें। यदि आप अकेले हैं तो लिख लिख के प्रैक्टिस करें, तभी ये चीजें आपको याद होंगी। ठीक है, बाकी मेरा प्रयास है कि कैसे एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक कर सकते हैं, समझ सकते हैं या को रिलेट करके उसको याद कर सकते हैं, ये मैं अपनी क्लास में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो धारा क्रमांक 17 मंडी समिति की शक्तियां तथा कर्तव्य। फिर धारा क्रमांक 18 में क्या है, तो उप समितियों की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन। ठीक है, उप समिति, मंडी समिति के अंतर्गत उप समितियां होती हैं, तो वो उप समितियों की नियुक्ति कैसे होगी, उसका प्रत्यायोजन, शक्तियों का प्रत्यायोजन मतलब कि जो मंडी समिति के पास जो शक्तियां हैं वो अपने में से कुछ शक्तियों को उप समितियों को कैसे देगा, ये धारा क्रमांक 18 में बताया गया है। और धारा क्रमांक 18 का संशोधन के माध्यम से जुड़ा है। तो 18 का विषय क्या है, मंडी समितियों द्वारा किया गया कार्य अविधि मान्य नहीं है ना। तो निश्चित तौर पर मंडी समिति द्वारा किए गए कार्य की विधि मान्यता पर प्रश्न आया होगा, परेशानी आई होगी, प्रश्न चिन्ह लगा होगा। इसलिए संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया है 18 क के अंतर्गत कि मंडी समितियों द्वारा जो कार्य किया गया है वो विधि मान्य है, कार्य अविधि मान्य नहीं, ये स्पष्ट कर दिया गया है, मतलब कि विधि मान्य है। फिर धारा 19 के अंतर्गत मंडी फीस के उद्ग्रहण की शक्ति। तो जो भी मंडी फीस होगी वो वसूला जा सकता है,
कौन सी धारा के अंतर्गत? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मंडी समिति द्वारा मंडी फीस के उद्ग्रहण या उसकी वसूली किस धारा के अंतर्गत होगी? तो धारा क्रमांक 19 के अंतर्गत होगी। और 19 क ख ग जो है ये भी संशोधन के माध्यम से बाद में जोड़ा गया, जिसका विषय क्या है? तो मूल अधिनियम की धारा 19 का लोप कर दिया गया, 19 का लोप कर दिया गया है। फिर 19 ख जो है मंडी फीस के भुगतान में व्यतिक्रम, भुगतान का क्रम क्या होगा ये बताया गया है। और मंडी समिति द्वारा उपयोग शुल्क का उद्ग्रहण, ठीक है, तो मंडी फीस या उपयोग शुल्क इसका भी उद्ग्रहण मंडी समिति द्वारा किया जा सकता है। तो ये संशोधन के माध्यम से 19 क ख ग जो है वो बाद में जोड़े गए। ठीक, ये संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी स्टडी करके आपको चलना है। ठीक है, फिर हम बात करें धारा क्रमांक 20 की। तो धारा क्रमांक 20 का विषय क्या है? लेखे पेश करने हेतु आवेदन देने की शक्ति। ठीक, क्या? लेखे पेश करने हेतु आवेदन देने की शक्ति और प्रवेश अभिग्रहण की शक्तियां, ये धारा क्रमांक 20 में बताया गया है। और धारा क्रमांक 21 का विषय है सर्वोत्तम विवेकानुसार फीस का निर्धारण। मतलब कि मंडी समिति जो फीस का निर्धारण करेगी वो सर्वश्रेष्ठ विवेकानुसार होगा। मतलब कितनी फीस होगी इसके लिए गाइडलाइन नहीं है, ये समिति के विवेकानुसार होगा, लेकिन सर्वोत्तम विवेकानुसार होगा। ठीक है, ये बताया गया है। धारा क्रमांक 22 मंडी प्रांगण में हुए अतिक्रमण को हटाने की शक्ति। कोई भी व्यक्ति यदि मंडी स्थल, मंडी स्थान या उस क्षेत्र का अतिक्रमण करता है तो उस अतिक्रमण को हटाने की शक्ति मंडी समिति को धारा क्रमांक 22 से प्राप्त है। और धारा क्रमांक 23 से गाड़ियों को रोकने की शक्ति मंडी समिति को प्राप्त है। धारा क्रमांक 24 से मंडी समिति को उधार लेने की शक्ति प्राप्त है। और धारा क्रमांक 25 से समुदाय करने की रीति की जो शक्ति है वो मंडी समिति को प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरह से अध्याय क्रमांक 1, अध्याय क्रमांक 2, अध्याय क्रमांक 3 और अध्याय क्रमांक 4 और इसके अंतर्गत जो धाराएं हैं उसका जो विषय है उसके ऊपर आज पहली क्लास में मैंने आपसे बातचीत की, चर्चा की। आप सभी को मेरा सलाह होगा, रिक्वेस्ट होगा कि क्लास को सीरियसली लेते हुए इसका जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप बार बार रिवाइज करते हुए आगे चलें। मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं, कमिटमेंट दे सकता हूं कि 33 के 33 क्वेश्चन आप एकदम परफेक्ट बना करके आओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी जैसे मैंने अभी बताया हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है द CGPSC कोच, उसमें फिलहाल जितने भी नए कोर्सेज हैं, जो भी नई बैचेस हम 15 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, वो सभी बैचेस में प्रीवियस क्लासेस के साथ साथ सिर्फ 99 रुपीज की फीस में एडमिशन दिया जा रहा है। तो ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन कोर्सेज को आप जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, और आज की क्लास का जो भी PDF नोट्स है वो द CGPSC कोच टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेजूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर आप चाहो तो प्रिंट आउट भी कर सकते हो, आप चाहो तो नोट करके नोट्स भी बना सकते हो। लिखने की आदत जरूर डालिएगा। दिन कम है करके हड़बड़ाना नहीं है, मात्र 12 से 15 दिन में पूरे 33 प्रश्नों की बहुत जबरदस्त तैयारी मैं आप लोग की करवा दूंगा। भरोसा रखिए, कंटिन्यूअस क्लास के माध्यम से चीजें कंटिन्यू अभी चलेंगी। और अभी मैं क्लास को रोज रिकॉर्डेड मोड पर अपलोड करूंगा, आवश्यकता होगी तो एक दिन में 2-2 क्लास अपलोड करूंगा। ठीक है, क्लास को फॉलो करने के लिए या क्लास जब अपलोड होता है तो वो लिंक आपको मिले, नोटिफिकेशन आए, उसके लिए आप द CGPSC कोच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और जिनको भी आप शेयर करना चाहें क्लास का लिंक शेयर कीजिए।